चलिए सर जी, नया चैप्टर शुरू कर दें, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा ही मजेदार चैप्टर है बहुत सारे कारणों की वजह से। उसमें से पहला कारण ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं, बट प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन मतलब किसी भी नंबर का आगे बढ़ना किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का पैटर्न पकड़ के आगे बढ़ना, इस चीज को बोला जाता है प्रोग्रेशन, श्रेणी। ठीक है। और प्रोग्रेशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवेज की हो, टीचर्स की हो। हाँ, तो हाँ, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। पर बस इसमें और इसमें फर्क यही है कि इसमें जो पैटर्न का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 कैटेगरी में हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जबकि उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, वो कितना भी जंप कर सकता है बट वो पैटर्न पकड़े रखेगा। किसमें? रेलवे। हाँ, रेलवे के पेपर्स में 70 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वगैरह वगैरह, क्योंकि रेलवेज की जो एग्जाम है वो सेंट्रलाइज्ड है, केंद्र की है। हाँ, तो उसमें हिंदी इंग्लिश होता है, रीजनल लैंग्वेज नहीं होते। तो एपी के बारे में बात करूं तो मैं काफी बेसिक से ही लूंगा, ये मानूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, टेक्स्ट बुक के ही हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। पहला एग्जांपल रीना का है। बोल रहे हैं रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब। रीना ने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया है एंड शी गॉट सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट भी हो गई। शी हैज बीन ऑफर्ड अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। उसको 8,000 तक 8,000 की सैलरी दी और उसको ये भी वादा किया कि उसको हर साल इंक्रीमेंट दिया जाएगा 500 रुपए का। हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी। अगर ऐसा चल रहा है तो पहले साल उसकी तनख्वाह, दूसरे साल, तीसरे साल। तो तुम मुझे बता सकते हो 10 साल बाद वो कितने करोड़पति, मतलब कितने करोड़ में खेल रही होगी? हाँ, 10 साल बाद। हाँ, ऐसे समझो ना कि 2 साल में 1,000 बढ़ रहा है, तो 10 साल में 5,000 बढ़ेगा, तो उसकी सैलरी 13,000 हो जाएगी। ठीक है, होपफुली वो पेट्रोल के पैसे चुका पाएगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस प्रोग्रेशन में लास्ट में मैंने 3 डॉट किए हैं। ये 3 डॉट बड़े मजेदार है, आपको पता भी है ये क्या है। 3 डॉट स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूटी, और ये 3 डॉट का मतलब ही होता है कोई भी चीज कंटिन्यू होना, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, इसका मतलब ही होता है कंटिन्यूटी। ये मैथ्स का एक सिंबल ही समझ लो, पर हमें पता नहीं होता जनरली। तो 3 डॉट से कम भी नहीं करने हैं, 3 डॉट से डॉट 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 वो करता है नहीं, ये कंटिन्यूटी मतलब 3 डॉट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है लैडर का। द लैडर ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एंड टू द टॉप। कोई एक ऐसी सीढ़ी है जिसके जो वो पगथिये है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? पगथिये, स्टेप्स। वो तो इंग्लिश में हुआ है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? पगडंडिया। हाँ, तो उसकी जो पगडंडिया है वो 2-2 सेंटीमीटर नीचे से कम हो रही है। तो अगर सबसे नीचे वाली पगडंडी 45 की है तो उसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबसे ऊपर वाली डंडी कितनी होगी? 31, राइट। पर एक तो कैच है पहले एग्जाम्पल में और दूसरे एग्जाम्पल में। क्या? ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे कंटिन्यू है। मतलब वो कितने साल नौकरी करेगी वो पता नहीं है, इसलिए वहां पे कंटिन्यूटी है। पर लेडर जो होती है उसका ऊपरी छोर तो होगा ही, तो वो 31 है। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोग्रेशन में एक डेफिनेशन आप डाल सकते हो। इस प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे, इस प्रोग्रेशन को क्या कहेंगे? हिंट देता हूं, ये वाला प्रोग्रेशन जो खत्म हो रहा है ना, उसको फाइनाइट प्रोग्रेशन कहता है। वेरी नाइस। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। फाइनाइट प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जो खत्म हो जाएगा,
इनफाइनाइट प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जो खत्म नहीं होगा। आगे जाके आप वो रो वाले प्रॉब्लम्स करोगे, हाँ, कि अगर आगे से कोई इंसान 7वें नंबर पे है तो पीछे से कितने पे होगा, तो वो जो प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट प्रोग्रेशन है। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स करोगे वो इनफाइनाइट प्रोग्रेशन के करोगे, खत्म नहीं होगा वो। अभी तीसरा एग्जांपल है इन अ सेविंग स्कीम। मान लो कि आपके पिताजी आपके लिए कुछ पैसा बचाना चाहते हैं और उन्होंने एक स्कीम में पैसा लगाया है जिसमें अमाउंट जो है वो 5/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 5/4 मतलब कितने टाइम्स, दिमाग में डिवाइड करो, 5 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 1.25 मतलब सवा गुना हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल जब द मैच्योरिटी अमाउंट बिकम्स, अच्छा हर 3 साल में 1.25 हो रहा है, हर 3 साल में सवा गुना पैसा हो रहा है। तो बोल रहे हैं द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 आफ्टर 3 6 9 एंड 12 ईयर्स विल बी, अगर 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाए, हाँ, तो 3 साल बाद वो 10,000 हो जाएंगे, 6 साल बाद वो 12,500 हो जाएंगे, 9 साल बाद 15,625 हो जाएंगे, 12 साल बाद 19,531 हो जाएंगे। मतलब 8 16 24 12 साल, दो गुना कब हो रहा है, 3 6 साल में दो गुना हो रहा है अंदाजन, 7 साल में डबल हो रहा है। पर हाँ ये पहले होता था, अभी ये 9 साल में डबल होते हैं पैसे, एफडी में डालो तो अभी वो रेट कम हो गया है, वरना पहले 7 साल में डबल हो जाते थे। तो ये स्कीम है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे 3 डॉट होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अभी तो नहीं है, तो अभी तो ये फाइनाइट कैटेगरी में है। तो अगर यही डेटा है तो मैं आपको पूछूं कि कितने साल बाद उसने पैसे विड्रॉ कर लिए, 3 6 9 12 है ना, हाँ 3 6 9 12, तो इसमें 12 साल में इसने पैसे विड्रॉल कर लिए हैं ऐसा मतलब निकलता है, क्योंकि ये फाइनाइट है। पर अगर 3 डॉट दे तो मतलब क्या होगा, अभी तक उसने पैसे निकाले नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन अ स्क्वायर विथ साइड 1 2 3। अगर मान लो कोई स्क्वायर आपके पास है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे वो चलता जाएगा। नेक्स्ट है शकीला। शकीला पुट्स 100 रुपीज इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड। शकीला क्या करती है, अपने बच्चे के मनी बॉक्स में 100 रुपए डाल रही है जब वो 1 साल की थी, एंड इंक्रीज द अमाउंट बाई 50 एवरी ईयर, और हर साल 50 रुपए वो बढ़ा के डालती है। मतलब उसकी डॉटर 1 साल की थी तो उसने 100 रुपए डाले, 2 साल की होगी तो 150 डालेगी, 3 साल की होगी तो 200 डालेगी, और ऐसे वो चलता जाएगा। तो 100 150 200 250 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये तुम्हारा प्रोग्रेशन हो गया। और यहाँ पे 3 डॉट होने का मतलब, हाँ अभी भी वो लाइफ टाइम शायद फॉलो करेगी। फिर नेक्स्ट है पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ। रैबिट के बारे में आप जानते हो ना, रैबिट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, 6 महीने में तो पूरी गैंग बन जाती है। हाँ तो रैबिट बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। तो पहले ही मंथ में वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं, इन अ सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, हर महीने में प्रोड्यूसर न्यू पेयर, नई जोड़ी बनाते हैं। तो मान लो कि पहला मेल रैबिट और फीमेल रैबिट पहले ही महीने रिप्रोड्यूस कर दिए, मतलब एक और एक कितने हो गए, 2, एक और 2, 2 और 3, 5 और 3 8, और फिर नेक्स्ट 8 और 5, सॉरी 5 और 8 13, 13 8 21, और इसी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको बोल सकते हैं कि अगर ये हर महीने हो रहा है तो 12 महीने के बाद वो कितने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सम ऑफ ऑल, फ्यूचर में आप क्या प्रॉब्लम करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो उसमें सारे आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। पर ये अभी रैबिट के पैटर्न है। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका क्या मतलब है,
नहीं, रैबिट खत्म नहीं, रिप्रोड्यूस करना खत्म। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नहीं है। किसके हैं? प्रोग्रेशन के। प्रोग्रेशन मतलब नंबर्स किसी एक पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो अभी हम आगे चलते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तो एक चीज समझो कि जो भी नंबर पैटर्न में दी जाए ना, उस सारे नंबर्स को हम कहेंगे टर्म्स। क्या कहोगे? टर्म्स। तो अगर कोई नंबर पहला है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, अगर कोई नंबर दूसरा है तो सेकेंड टर्म, तीसरा है तो थर्ड टर्म। पहले टर्म और दूसरे टर्म, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म, तीसरे टर्म और चौथे टर्म के बीच में आप देखोगे एक गैप है, एक बदलाव है। जैसे कि पहले केस में देखो, पहले टर्म और दूसरे टर्म में कितना गैप है? 500। बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बढ़ना मतलब प्लस, कम होना मतलब। तो यहाँ पे जो बदलाव है वो +500 का है। तो ये जो डिफरेंस है जो बढ़ रहा है और हर जगह पे सेम अगर रह रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तब उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और अगर किसी प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम रहे तब उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन विथ अ कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक किस्म से प्रोग्रेशन ही है, पर उसमें जो बदलाव है वो एक सा होगा। अच्छा, एक सा पॉजिटिव ही होना चाहिए? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखे हैं, हर किसी के पीछे डॉट 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 है, मतलब इसका मतलब हुआ ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहले इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बता सकते हो? +1। दूसरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बता सकते? -30। देखो हर बार 30 कम हो रहा है। तीसरे में सोच के बताओ। +1, क्योंकि ये बढ़ रहा है नंबर, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस तो ये एपी है, ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। लास्ट वाला 0.5 माइनस प्लस माइनस माइनस है, दिस माइनस दिस, -1.5 माइनस माइनस 1.0, यानी कि ये -0.5 है, सही है। तो ये सारे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों हैं? क्योंकि इनका डिफरेंस कॉमन और इक्वल है। कॉमन का मतलब इक्वल ही होता है वैसे, बट फिर भी चलो, इक्वल डिफरेंस होने की वजह से ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। टर्म समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, मैं बता ही चुका हूं, बट फिर से आप बोल दो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस, या फिर अगर और प्रिसाइजली बोलना हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन विद इक्वल कॉमन डिफरेंस, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो अभी आपको नहीं बता रहा था कि फर्स्ट टर्म हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे A1, सेकंड टर्म को हम कहेंगे, थर्ड टर्म को हम कहेंगे, और इनफाइनाइट जो आखिरी टर्म होगा उसको हम कहेंगे AN। मतलब n क्या है वो नहीं हो पता हमें, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 100वां भी हो सकता है, पर आखिरी टर्म जो होगा उसको AN हम कहेंगे। So AN also stands for nth term and AN also stands for last term। ये चीज याद रखना, AN दो पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे, nवा टर्म और आखिरी टर्म, ठीक है। कभी कभी उसको L भी हम बोलेंगे। अच्छा, इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D मान लेते हैं। तो अगर मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म लिखना हो तो वो तो ऐसे ही है ना, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, हाँ या ना? पर A1 माने क्या?
यानी कि A2 माने या क्या, पर सेकेंड टर्म आता कैसे है, पहले टर्म में D ऐड करके, तो ये दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा A प्लस D यानी कि A प्लस 2D। अच्छा, इसमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, और पैटर्न इन दोनों के बीच में कोई पैटर्न, कोई पैटर्न दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक नंबर है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं, है ही नहीं, यानी कि 0। 2 है तो, 3 है तो, 4 होंगे तो, मतलब जो टर्म है उससे एक कम डिफरेंस है। तो अगर मुझे आखिरी टर्म चाहिए an, तो मुझे पहले टर्म में इसमें से एक टर्म कम डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो यही तो nth टर्म का फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है तुम्हारे nth टर्म का फॉर्मूला। सही है। देखो पहले टर्म में एक भी डिफरेंस नहीं, दूसरे टर्म में एक कम, तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में, ठीक है। तो A25 अगर मुझे ढूंढना हो, 25वां टर्म ढूंढना हो, तो क्या लिखूं, वेरी नाइस, A प्लस 24। ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करके करो तो भी ठीक है, डायरेक्टली करो तो भी ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्लियर हो गया। अगर जनरल फॉर्म आपको पूछे तो ये है आपका जनरल फॉर्म, और अगर आपको फॉर्मूला के पैटर्न में पूछे तो ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर। टाइप ऑफ एपी हम कर चुके, कौन से, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इतनी चीजें क्लियर। इसमें से कोई चीज आपको ऐसे लग रही है कि मुझे लिखनी चाहिए, जरूरी लगे तो, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक, चाय ठंडी हो गई। चलो एग्जाम्पल 1, हमारे पास एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है फ्रैक्शन में, नहीं रैशनल नंबर में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो इसको अगर मैं हमारे जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, A1, ये क्या है, ये क्या है, A3, ये क्या है, A4। इन्होंने बोला है राइट द फर्स्ट टर्म, इसका A बताओ, 3/2। और उसके अलावा उन्होंने बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस D। तो D का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, A2 माइनस A1 कर सकते हो आप। अगर आपको इससे संतुष्टि ना मिले तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, उससे भी संतुष्टि ना मिले तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। और कभी कभी आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि चेक करिए कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उस केस में आपको हर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो A2 माइनस A1, इसमें भी तीनों निकाल देते हैं। A2 is equals to 1/2 minus 3/2 is equals to A3 minus A2 minus 1/2 minus 1/2 is equals to A4 minus A3 minus 3/2 minus minus 1/2। हाँ या ना, सही है ना, ठीक है। 1 minus 3 minus 2/2 minus 1 minus 1 minus 2/2 minus 3 plus 1 माइनस 2/2, यानी कि ये हो जाएगा -1 -1 -1। इसमें 3 करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसमें इन्होंने बोल ही दिया है कि ये एपी है, और एपी है ही तो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल दो जो भी आपको सही लगे। एग्जाम में क्या होगा, आपके दिमाग में पैटर्न मत बनने देना कि यही करना है। हमारे दिमाग में क्या बन जाता है वही कि A2 माइनस A1 कर लो, A2 माइनस A1 कर लो, पर एग्जाम में आप हमेशा डिफरेंस कौन सा आसान पड़ रहा है ना वो देखो और वो निकालो, तो क्या जल्दी से होगा। आपको लगेगा 3-4 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। चलो
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बोला है नीचे परिस्थितियां सिचुएशंस दी गई है, उस सिचुएशंस के आधार पे आपको बताना है कि क्या वो चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। उसमें दूसरी सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 1 की कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें कुछ हवा प्रेजेंट है जिसको मैं मान लेता हूं V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है। अभी उसके साथ ना एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है, पिस्टन एंड सिलेंडर, और वो हर स्ट्रोक में, पिस्टन एंड सिलेंडर आपको पता है ना, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो नीचे आना और वापस ऊपर जाना इज 1 स्ट्रोक। तो एक स्ट्रोक में वो 1/4 हवा को बाहर निकाल रहा है। एक स्ट्रोक में कितनी हवा बाहर निकाल रहा है? 1/4, 1/4 हवा जो है वो बाहर निकाल रहा है। तो बताइए ये चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। कैसे करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में सिलेंडर के अंदर कितनी हवा थी? इनिशियली सिलेंडर हैज या हैव? सिलेंडर हैज या हैव? हैज। एयर वी। गलत हो तो करेक्ट करना। हाँ वो ठीक कर लेना, पर अभी शुरुआत में मैं मान के चलता हूं कि सिलेंडर के अंदर V हवा है। आफ्टर 1 स्ट्रोक, आफ्टर 1 स्ट्रोक, अच्छा हर स्ट्रोक के साथ कितनी हवा बाहर निकल जाती है? 1/4। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उसमें V हवा थी और उसमें से 1/4 ऑफ V निकल गई, तो बची कितनी? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V माइनस V/4? हाँ या ना? एलसीएम ले ले तो 4V माइनस V/4, राइट। तो एक स्ट्रोक के बाद कितनी हवा? 3V/4। चलो आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक STROKE, दूसरे स्ट्रोक के बाद क्या होगा? फिर से 1/4 हवा निकल जाएगी, पर इस बार 1/4 ऑफ V बदल जाएगा, राइट। तो देखो हवा बची कितनी है? 3V/4। उसमें से निकल कितनी रही है? 1/4। 1/4 ऑफ व्हाट? नहीं, जितनी हवा बचेगी उसी में से खाली होगी ना, कि ये अंधा कुआं तो है नहीं कि हवा आती जाएगी, ये खुला नहीं है, ये क्लोज्ड है, सिलेंडर बंद है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? तो वैक्यूम तभी क्रिएट होगा जो है उसी में से माइनस हो रहा है। तो चलो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ 3V/4 यानी कि 3V/16। एलसीएम ले लो तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12V माइनस 3V/16, यानी कि ये कितना हो गया? 9V/16। चलो और एक स्ट्रोक ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, इसमें कितनी हवा बची है? 9V/16। और कितनी निकल रही है? 1/4 ऑफ 9V/16। इसको सिंप्लीफाई करो तो 9V/16 माइनस 9V/64, सही है ना?
16 और 64 का एलसीएम हो जाएगा 64। तो इसको 64 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36v माइनस 9v डिवाइड बाई 36। 36 माइनस 9 27। चलो 27v अपॉन 36। तो अगर मैं इसको प्रोग्रेशन में सेट करूं तो A1 ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ना, GAP, गैप, वो वाला गैप नहीं है, सप्तरंगी, ये पता है ना? हाँ, देखा है। इसका फुल फॉर्म वो सप्तरंगी वाला, गे एंड प्राउड। उसका दूसरा भी एब्रिविएशन है, तो एक ही मतलब निकालना गलत है। उसका वो जनरेशन गैप भी होता है। हाँ ठीक है, तो हम ये कंफ्यूज हो सकते हैं ये क्या है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी होता है। हाँ, तो वो है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। तो A1 फर्स्ट टर्म क्या है 3v अपॉन 4, दूसरा क्या है 9v अपॉन 16, तीसरा 27v अपॉन 36, ये चौथा हम गायब कर देते हैं। अभी तुम मुझे बताओ क्या इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 सेम है। चलो A2 माइनस A1 यहाँ पे करता हूँ, A2 माइनस A1 यानी कि 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4, इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ 4 4 जा 16, है सर, यानी कि माइनस 3v अपॉन 16, सही है ना, माइनस 3v अपॉन 16। उसी तरीके से A3 माइनस A2 भी कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये AP है या नहीं। तो अभी करो 27v अपॉन 36 माइनस 9v अपॉन 16। 16 को 36 कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसमें वो एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर एलसीएम लोगे ना तो आपको कुछ दूसरा डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सिर्फ प्रोग्रेशन है। सिर्फ प्रोग्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक पैटर्न तो ये पकड़ ही रहा है 1/4, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार लिख लो, लिख लो, क्या नहीं, एक बार पूछ बोलो। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, जो कि कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। किसी बैंक के खाते में पैसे पड़े हुए हैं, व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपोजिटेड, अगर उस खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हैं, एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कितने किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रीति ने दिए 100 रुपए, और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। तो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8%। अच्छा, ये PA का मतलब पर एनम, सालाना, साल का, और कंपाउंडेड एन्युअली, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए। हमें हर साल का इसका सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढना है, और उसके बाद में हमें देखना है कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब कॉमन डिफरेंस उसका इक्वल है या नहीं। कैसे करें, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड का है तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। आफ्टर 1 ईयर क्या लिखूं, 1 साल के बाद? A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, P
ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। और क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो P इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10,000। ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100 होल पावर 1। सही है। फिर से 10,000, 100 वन जा प्लस 8, 108 अपॉन 100 होल पावर एन यानी कि 1। इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। 0 0 0 0 विल गेट कैंसल। 108 100 जा 108 00 यानी कि 10,800 रुपए। ठीक है, ये हमें अमाउंट मिला। क्या मिला? अमाउंट मिला। पर चलेगा ना 10,000, तो एक साल के बाद 10,800 तो चलता है। इसको एक नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, अभी दूसरे साल के बाद आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? A2 इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। फॉर्मूला तो वही रहेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, 10,000 ही ना? हाँ 10,800 बोले तुम। वो कंटिन्यू नहीं करना, कंटिन्यू भी कर सकते हो बट वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तुम ही फंस जाओगे। चलो 10,000 है 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर, क्योंकि 2 साल का एक साथ हम गिन रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 10,000, ये अभी कौन से दिन बच गए? इसको मैं वो भी नहीं कर सकता साइलेंट। हाँ चलो साइलेंट तो हो गया। चलो 10,000, इसको हम क्या लिखें? 100 वन जा प्लस 8, हाँ तो 108 अपॉन 100 होल पावर 2। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? हाँ मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 चलेगा? तो ये तो पूरा चला गया ना। सही है, 4 0 4 0 कैंसल। 108 का स्क्वायर मेंटली कर सकते हो, 100 प्लस 8 टू द होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से करो तो कितना हो रहा है मेंटली, बिना पेन और पेपर के? हाँ 9th स्टैंडर्ड याद है ना आपको? 100 प्लस 8 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और डबल, यानी कि 800 जा 800 और डबल यानी कि 1600। हाँ फटाफट दिमाग से करके बताओ। एक तो वो तो 10,000 हो गया, 11,600 हो गया, 11,664 यानी कि 11,064 ए। हाँ 11,664 सही है ना। तो ये हो गया तुम्हारे दूसरे साल के बाद वाला। उसी तरीके से तीसरे साल के बाद और चौथे साल के बाद आप ट्राई करोगे? ठीक है, तीसरे और चौथे साल का ट्राई करो, मैं पॉज करके मैं भी ट्राई करना हूं। चलो तो तीसरे साल का भी आ गया। यहाँ पे बस क्यूब करना था 108 3 बार, तो 108 2 बार तो आप कर चुके थे, तो वहां से ही उठा लिया आपने। और मल्टीप्लाई 108 करने के बाद आपका आ रहा होगा 1259712 डिवाइड बाय 100। 100 के 2 0 के बाद डेसिमल दे दो तो 2 1 के बाद डेसिमल, तो 12597.12। तो पहले साल के बाद 10,800, दूसरे साल के बाद 11,664, तीसरे साल के बाद 12,597.12। ठीक है, अच्छा हाँ, देखने से ही पता चल रहा है कि हर साल का डिफरेंस सेम नहीं है, पर देखने पे हम नहीं चल सकते, तो आपको निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। 3 टर्म निकले ना हमारे पास। ये देखो, ये पहला टर्म A1, ये दूसरा टर्म A2, ये तीसरा टर्म A3 और ये चौथा टर्म A4। तो आपको यहाँ पे 3 डिफरेंस निकालने पड़ेंगे।
A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जब ये कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आपको निकालना है कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। सो गिवन सिचुएशन इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना करना है, कर लो, डिफरेंस निकाल लो तीनों के। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया नहीं है, बनाना है। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए कौन सी चीजें चाहिए होती है? वेरी नाइस। फर्स्ट टर्म यानी कि ए चाहिए होता है और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए होता है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास दोनों ही नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है तो हम करें क्या? जो हाजिर वो हमारे पास हाजिर चीज क्या है? थर्ड टर्म 5 है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि A3 इज इक्वल्स टू 5? इसके अलावा सेवेंथ टर्म इज 9, यानी कि A7 इज इक्वल्स टू 9। ये दोनों चीजें दी गई है हमें। इसी चीज का फायदा उठाते हैं, हाजिर वो हथियार। थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद है ना आपको nth का? तो अगर ये थर्ड टर्म बोल रहा है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? A3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो क्या मैं ऐसे लिखूं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5? हाँ या ना? उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। ना समझ में आया हो तो यहीं पे अटक, मुझे रोको, ठीक है? अभी इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सी आपको अच्छी लगती है? एलिमिनेशन करो, माइनस 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 प्लस ए एंड माइनस ए विल गेट कैंसल। 6d माइनस 2d माइनस 4d, 5 minus 9 minus 4, so difference is equals to minus 4 upon 4, so sorry minus 4, तो difference is equals to 1। अच्छा, इसको उठा के इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें भी डालना चाहो डाल दो। किस में डालो? हाँ, तो सब इन इसमें डाल, लिख लेते हैं। ये है 1, ये है 2। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1, तो a प्लस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल्स टू 5। सो a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, सो a इज इक्वल्स टू 3। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गैप इज इक्वल्स टू a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, राइट? क्योंकि कंटिन्यूस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a1 का फॉर्मूला क्या है? a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते जाओ। a यानी कि 3 कॉमा 3 प्लस 1 कॉमा 3 प्लस 2 ब्रैकेट 1 कॉमा डॉट डॉट डॉट। सिंप्लीफिकेशन करवाओ, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा एपी है। सॉरी, एपी क्यों लिखा मैंने? आंसर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी है। इजी, इसी तरीके से लिखना चाहिए ताकि मार्क्स ना कटे। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली a प्लस 2d लिख सकता था और इसको सॉल्व कर सकता था, फिर भी मैंने फॉर्मूला हाईलाइट क्यों किया? डायरेक्टली मैंने आपको सिखाया ना शुरुआत में कि जितना हो उससे एक कम लेके सॉल्व करो, फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्यों हाईलाइट किया? नहीं, आपकी जो आंसर की आती है ना, आपकी जो आंसर की, जैसे कि हमारे टीचर, हम टीचर हैं और बोर्ड में पेपर चेक करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर की होती है ना, उसमें स्टेप्स वाइज मार्किंग बोर्ड से लिखे हुए होते हैं, बोर्ड वाले लिख के देते हैं। तो बोर्ड वालों ने मान लो कि यही आंसर की दी है, तो बोर्ड वाले क्या करेंगे पता है? मार्क्स बांट देंगे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, आधा आधा एक, और यहाँ पे कितने मार्क्स का प्रॉब्लम हो गया? 3। तो अगर मैंने फॉर्मूला ना लिखा होता और टीचर को हमेशा वो आंसर की ही फॉलो करनी होती है, पर मैं सीबीएसई का बता रहा हूँ, मैं सीबीएसई में चेकिंग करने के लिए गया था, मुझे गुजरात बोर्ड का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में इसी तरीके से पैटर्न चेक होती है, ऐसे आंसर की फॉलो करनी होती है। और अगर कोई टीचर इस आंसर की को फॉलो ना करे और 10 मार्क्स से ज्यादा का गैप बच्चों के पेपर में आए पॉजिटिव, मतलब 10 मार्क कम दे दिए टीचर ने, और उसका पेपर चेक करने पे पता चला कि उसने आंसर की फॉलो नहीं की है, तो उस टीचर को जुर्माना भी भरना पड़ता है और 2-3 सालों के लिए उसको वो भी कर देता है, पेपर चेक, और सस्पेंड भी कर देते हैं। ऐसे भी केसेस आए, पर बहुत ऐसा कम होता है कि ऐसा कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आता अगर 3, 4, 5 मार्क का, पर एक कुछ केसेस ऐसे भी है 20-20 मार्क का फर्क आया। ठीक है, पर मैं ये सिस्टम किसका बता रहा हूँ? सीबीएसई का। गुजरात बोर्ड का सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि गुजरात बोर्ड ने 2018 के बाद एनसीईआरटी एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, तो गुजरात बोर्ड में भी आंसर की अगर है तो इसी तरीके से पैटर्न डिसाइड होता है। क्लियर है? तो फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे, भले ही आपको सीधा आंसर आता हो, क्योंकि सीधा आंसर लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला रखा, सारे स्टेप्स भी किए, पर अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? ऑफ कोर्स एक ही, 2 क्यों? ये तीनों चीज गलत है। ठीक है, आपने यहां तक सही किया, एपी निकालना भूल गए, 3 में से, ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से स्टेप्स जो मतलब जो पैटर्न है वो डिवाइड हुआ होता है। मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से ये है, आपको बस याद रखना है। एग्जाम में जल्दबाजी में मेरा तो आंसर आ गया, मेरे तो 80 में से 80 आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सीधे आंसर्स के, मान लो किसी बच्चे को ये पूरा दिमाग उसका बहुत तेज है, ओलंपियाड लेवल का स्टूडेंट है, तो उसने डायरेक्टली ये दोनों लिखा और वो लिखा, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 ही ना, 2.5 कैसे? आधा आधा, एक और एक। अच्छा, ये मुझे लगा हाँ, उसने ये कुछ नहीं किया, ये तेल लेने गया, उसने सीधा ही, उसका दिमाग तेज है तो ये कर दिया, तो यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिलेंगे, 3 में से 1 मार्क गया। पर ऐसा उसने मान लो सारे प्रॉब्लम में किया तो 60 पे उसकी गाड़ी अटक जाएगी। और इसीलिए जो बच्चे ओलंपियाड के लिए तैयार करते हैं उसके ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, और जो बच्चे गुजरात बोर्ड से पढ़े हुए हैं साधारण से टीचर के पास, वो 80 में से 80 निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टीचर उनको स्टेप वाइज सारी चीजें, जब पेपर होता है तब भी टीचर बोलता है मैं स्टेप्स के मार्क्स काट दूंगा, मैं ये यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स काट दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में हेल्प करती है। क्लियर? लिख लो।